वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर के डाउरी की डिमांड और डाउरी डेथ आदि मामलों को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले लगातार दिए जाते हैं। मैं भी कई लैंडमार्क जजमेंट पे एपिसोड लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं, लेकिन आज हम जिस फैसले पे बात करेंगे ये फैसला दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया था। इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दहेज नामक बुराई से निपटने के लिए 5 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की थी। हाँ दोस्तों, 5 दिशा निर्देश जारी किए थे। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि इस मामले के फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का आदेश किया और वो 5 जो गाइडलाइंस जारी की गई देश की सारी अदालतों के लिए डाउरी डेथ और क्रुएलिटी के मामलों के संबंध में, ये 5 गाइडलाइंस क्या थी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करें डिटेल में, इससे पहले मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में इस मामले के फैक्ट बता देता हूं। इस मामले में महिला के मायके वालों के द्वारा जो आरोप लगाया गया था डाउरी की डिमांड का, वो बहुत मामूली सा आरोप था, यानी डिमांड मामूली थी। जैसे कलर टीवी की मांग करना, मोटरसाइकिल की मांग करना, 15,000 रुपए नगद की मांग करना, और इस मांग को लेकर के शारीरिक मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि महिला ने 20 साल की उम्र में सुसाइड कमिट कर लिया। यह इस केस के फैक्ट थे। इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज होती है, विवेचना होती है, चार्जशीट आती है, ट्रायल होता है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा हस्बैंड और सास को गिल्टी होल्ड करते हुए सजा कर दी जाती है। इसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, अपील की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सारे लोगों को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर देते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की जाती है। हाँ दोस्तों, स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, स्टेट ऑफ यूपी बनाम अजमल बेग एंड अन्य, जो क्रिमिनल अपील नंबर था 132 133 2017, ये 2 अपीलें एक साथ कंसोलिडेट होकर के सुनी जा रही थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। साथियों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया आंशिक रूप से। पति को तो सजा उनकी आजीवन कारावास बरकरार रखा, लेकिन चूंकि सास की उम्र बहुत हो गई थी तो सास को रिहा कर दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं 5 गाइडलाइंस। हम डिटेल में क्या डिस्कशन हुआ, किस तरफ से क्या आर्गुमेंट किया गया, आज उस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन 5 जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी की डाउरी डेथ और डाउरी की डिमांड या किसी और वजह से क्रुएलिटी के मामलों को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज की बुराई से निपटने के लिए और उसको रोकने के लिए ये दिशा निर्देश बहुत जरूरी हैं। सभी हाई कोर्ट को जल्द से जल्द निपटान के लिए लंबित प्रताड़ना और डाउरी डेथ के मामलों का जायजा लेने, सभी राज्यों में दहेज निषेध अधिकारियों की उचित नियुक्ति और ऐसे मामलों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में सिखाने के लिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने की भी दिशा निर्देश शामिल है। तो देखते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य यहां तक कि केंद्र सरकार भी सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करे, यानी स्टेट और केंद्र दोनों शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के परिवर्तन पर विचार करें। इस संवैधानिक स्थिति को मजबूत करते हुए कि विवाह के पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के अधीन नहीं है, जैसा कि विवाह के समय धन या लेख देकर या लेकर स्थापित करने की मांग की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा पाठ्यक्रम लाना होगा जिससे कि यह सिखाया जा सके कि दोनों पक्ष यानी लड़के वाले बराबर होते हैं, एक दूसरे के कोई अधीन या छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, कानून राज्यों में दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
3/4 डीपी एक्ट भी इसमें लगा था। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है कानून। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अधिकारियों को विधिवत प्रतिनियुक्त किया जाए, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पता हो, उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन दिए जाएं। इस पद के लिए नामित ऐसे अधिकारियों के संपर्क विवरण, नाम, आधिकारिक फोन नंबर, ईमेल आईडी को स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के नागरिकों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सामग्री प्रसारित की जाए। यानी जन जागरण अभियान चलाया जाए दहेज के खिलाफ। इन अधिकारियों को इस तरीके से प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। तीसरी बात कही जाती है, जो तीसरी गाइडलाइंस थी, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायिक अधिकारियों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जुडिशियल ऑफिसर को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की पूरी तरह से सराहना करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए, जो अक्सर इन मामलों में सबसे आगे होते हैं। ये वास्तविक मामलों के प्रति संबंधित अधिकारियों की संवेदनशीलता भी सुनिश्चित करेगा, जो कानून की प्रक्रिया के तुच्छ और अपमानजनक हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी। चौथा दिशा निर्देश, हाई कोर्ट से अनुरोध है कि वह स्थिति का जायजा लें। सारे हाई कोर्ट्स के लिए कहा देश के सुप्रीम कोर्ट ने। धारा 304 भी यानी डाउरी डेथ, 498 से संबंधित यानी क्रुअल्टी से संबंधित लंबित मामलों की संख्या का जल्द से जल्द निपटान के लिए पता लगाएं। यह हम पर नहीं खोया है कि तत्काल मामला 2001 में शुरू हुआ था और इस निर्णय के माध्यम से 24 साल बाद ही समाप्त हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ऐसे और भी कई मामले होंगे। पांचवी और आखिरी जो गाइडलाइन जारी की गई, हम यह भी मानते हैं कि आज बहुत से लोग शिक्षा के दायरे से बाहर हैं या हो रहे हैं, और यह कि यदि अधिक नहीं तो उन तक पहुंचना और सुलभ और समझने योग्य बनाना समान रूप से महत्वपूर्ण है। दहेज लेने या देने के कार्य के बारे में प्रासंगिक जानकारी, जैसा कि कभी कभी उससे जुड़े अन्य कार्य भी अन्य समय स्वतंत्र मानसिक और शारीरिक क्रूरता कानून में एक अपराध है। यह लोगों को बताया जाए। बहुत कम लोग पढ़े हैं, तो लोगों को बताया जाए कि क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है। इस तरीके की गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन से, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों से, साथ सिविल सोसाइटी समूहों, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करके नियमित अंतराल पर वर्कशॉप लगाए जाए, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया जाए। यह जमीनी स्तर पर बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो यह थी दोस्तों महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो 498A और 304B के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।